नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो वैश्विक कूटनीति, अर्थव्यवस्था और शक्ति संतुलन से जुड़ा है। सवाल है, क्या दुनिया फिर से दो खेमों में बंट रही है? एक तरफ G7 जो पश्चिमी देशों का गठजोड़ है और दूसरी तरफ ब्रिक्स जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या ये नया शीत युद्ध शुरू हो रहा है और भारत इस शक्ति संतुलन की लड़ाई में कहां खड़ा है? इन तमाम सवालों का मिलेगा इस वीडियो में आपको पूरा जवाब। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो विश्व का मानचित्र है, आपको ये G7 देश नजर आ रहे होंगे, यानी कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ये हुआ इटली, ये हुआ फ्रांस और ये हुआ जर्मनी। ये है G7 देश। अभी हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि दरअसल ये क्या है और इसका मतलब क्या है। और ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी बी फॉर ब्राज़ील। ये लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का एक देश जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था, ये ब्राज़ील हुआ। और आर यानी रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। और पहले ये इतना ही था ब्रिक, फिर साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ा और इस तरह से ये ब्रिक्स हो गया। तो दो तरह की, एक तरफ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, हालांकि रूस एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रहा है, लेकिन ये दो मोटा मोटा वैश्विक रूप में अलग अलग हमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये पृष्ठभूमि यानी दोनों संगठनों के बारे में हमने आपको एक मोटी जानकारी दी। अब इस पर आगे बढ़ते हैं। तो अब जो सम्मेलन है अभी हाल में, यानी जो G7 का सम्मेलन है, वो कुछ दिन बाद होने जा रहा है कनाडा में। और कनाडा में जो ये G7 का शिखर सम्मेलन होगा, उसमें मोदी जी को बुलाने ना बुलाने को लेकर पिछले दिनों काफ़ी चर्चा हुई। 15 से 17 जून यानी इसी 2025 में ये कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में आयोजित किया जा रहा है, यानी G7 शिखर सम्मेलन। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से प्रधानमंत्री मोदी हर साल एक अतिथि के तौर पर वहां पर बुलाए जाते रहे हैं। और इस बार लेकिन खबर आई कि मोदी जी को न्योता नहीं आया है। 3 जून को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये भारत की कूटनीतिक हार है। एक्स के तमाम और यूजर्स ने भी इसे भारत की वैश्विक हैसियत पर सवाल उठाने वाला मौका बताया। और दूसरी तरफ जो मोदी भक्त मीडिया जिसे कहा जाता है या गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने कहा कि ये G7 की हैसियत ही क्या है, बुलाया जाए तो भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर एक घंटी बजी, फ़ोन की घंटी। 6 जून को कनाडाई पीएम यानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और न्योता दिया। यानी इस आयोजन के सिर्फ 9 दिन पहले एक आमंत्रण आया और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे स्वीकार करते हुए एक्स पर जो लिखा वो हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क जे कार्नी ऑफ कनाडा, कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिसेंट इलेक्शन विक्ट्री एंड थैंक्ड हिम फॉर द इन्विटेशन टू द G7 समिट इन कानानास्किस लेटर this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meeting at the summit. यानी वो जाएंगे। खुशी जताई उन्होंने इस आमंत्रण पर और कहा कि उनकी जो जीत हुई है कार्नी साहब की, उस पर उन्हें बधाई दी और कहा कि दुनिया के जो दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज यानी बड़ी जीवंत लोकतंत्र हैं, उनके बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो वगैरह वगैरह, और आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हम मिलेंगे जल्दी, यानी इस सम्मेलन में। अब सवाल ये उठता है कि ये इंतज़ार इतना लंबा क्यों रहा? भारत और कनाडा के बीच क्या कोई विवाद है? और विवाद है तो क्यों है? तो बस कुछ महीने पहले हम लोग चले और यहाँ पर ये हैं जस्टिन ट्रूडो। आप शायद इनकी याद हो आपको, ये कुछ समय पहले भारत के जो G20 सम्मेलन था उसमें आए थे। बहरहाल इसके पहले एक जानकारी ये दे दें कि दरअसल 2023 में कनाडा के जो पीएम साहब हैं जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने खालिस्तान के एक नेता
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया था, चूंकि निज्जर कनाडाई नागरिक था। भारत ने इसे खारिज किया और कनाडा पर खालिस्तानी तत्वों को शह देने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया, और उस समय दोनों देशों के रिश्ते बहुत खराब हो गए। अचानक दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स यानी जो राजनयिक हैं उनको निष्कासित कर दिया, और भी तमाम जो एक डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उस पर पॉज बटन दबा दिया गया, यानी वो स्थगित हो गए। कुछ दिनों तक तो जो लोगों को वीज़ा वगैरह मिलता था वो भी दफ्तर बंद हो गया। और फिर यहाँ पर भारत में G20 शिखर सम्मेलन जब हुआ सितंबर 2023 में, तो ट्रूडो साहब भारत आए, पर उनके स्वागत में काफ़ी उदासीनता बरती गई। उनका हवाई जहाज़ यहाँ ख़राब हो गया और वो 3 दिन तक होटल में पड़े रहे। भारत का कोई मंत्री या कोई डिप्लोमेट उनसे मिलने नहीं गया। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण में देरी हुई मिलने में, तो ये सवाल उठा कि क्या कनाडा इसका बदला ले रहा है। हालांकि पीएम मोदी को जब अंततः आमंत्रण मिला, उस पर भी कनाडा में विवाद है। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे गलत बताया, क्योंकि निज्जर हत्याकांड की जांच चल रही है। पर प्रधानमंत्री कार्नी जो है वो जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और आपूर्ति श्रृंखला जो है यानी सप्लाई चेन जो है उसका केंद्र है, इसलिए उसका G7 में होना ज़रूरी है। उधर कुछ विशेषज्ञ भी ऐसा कह रहे हैं कि OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का दबाव था कि भारत को ज़रूर बुलाया जाए, यानी G7 में भारत की मौजूदगी सदस्य न होने के बावजूद ज़रूरी मानी जा रही है। और भारत सरकार भी उत्सुक है इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, क्योंकि G7 में कुछ ऐसा है जिसकी भारत को काफ़ी ज़रूरत है। अब सवाल उठता है कि फिर G7 है क्या और इतना महत्वपूर्ण वो है क्यों। दरअसल G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। आप ये कह सकते हैं कि जो विकसित देश हैं उनका संगठन, ऐसे समझिए। ये कनाडा और अमेरिका, ये दोनों उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर आप ये देश हो गए जो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस, ये 7 देश हैं जो इस पूरे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, ऐसे समझिए कि ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 देशों का समूह है जिसे हम G7 कहते हैं। इसका गठन 1975 में हुआ था। तब 6 देश थे, कनाडा 76 में शामिल हुआ, तो फिर ये G7 हो गया। तो उस समय एक वैश्विक आर्थिक संकट था। ओपेक जो संगठन है तेल सप्लायर्स देशों के, उनकी ओर से कुछ तेल के दाम और का मसला था, महंगाई का मसला था, आर्थिक विकास का मसला था। तो इन देशों ने मिलकर कोशिश की कि एक वैश्विक व्यापार तंत्र बनाया जाए, व्यापार कैसे एक सुरक्षित ढंग से आगे बढ़े। और अब तो ये ऑफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। एक और ख़ास बात है कि ये सभी देश लोकतांत्रिक देश हैं और वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम जो होता है, पश्चिमी मूल्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि जापान में काफ़ी एक अभी एशियाई जो पुराने मूल्य हैं उनके प्रति काफ़ी एक सम्मान है, लेकिन मूलतः ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर या वैल्यू सिस्टम है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संगठन में वैसे रूस शामिल किया गया था, रूस 1998 में। उस समय कुछ समय तक ये फिर G8 भी कहलाया, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को मिला लिया, जिसे अवैध कार्रवाई मानी गई, तो फिर इस संगठन से यानी G7 से या G8 से रूस को निकाल दिया गया और फिर से वो G7 बन गया। अब भारत अपने आकार की वजह से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ज़रूर है, जापान से आगे निकलने की बात कही जा रही है, लेकिन चूंकि प्रति व्यक्ति आय हो या दूसरे मानव विकास सूचकांक हो, उन पर भारत विकासशील देशों की श्रेणी में ही है, लिहाजा ग्रुप का यानी G7 का वो सदस्य नहीं है। पर भारत एक बड़ा बाजार है और मंदी का संकट विकसित देशों को भी महसूस होता है, तो वो समझते हैं कि भारत का बाजार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनका सामान बाजार में नहीं पहुंचेगा, एक बड़े बाजार में, तो
बिक्री ना होने से मांग की कमी होगी, और मांग की कमी होगी तो फिर सामान गोदाम में पड़ा रहेगा और कारखानों के चक्के थम जाएंगे। तो इसलिए मंदी ना आए, इसलिए बाजार छोड़ने को वो तैयार नहीं है। लेकिन ग्रुप 7 के देशों को एक और संगठन से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसमें मूल रूप से विकासशील देश हैं सिवाय रूस के। जैसा शुरू में ही हमने आपको बताया कि रूस इस समय ब्रिक्स की एक बड़ी ताकत है, और ब्रिक देश कौन है इसको भी हम जान लेते हैं। 2006 में इसका गठन हुआ था। ब्राज़ील, ये लैटिन अमेरिकी देश, साउथ अमेरिकी देश, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा रूस, भारत, चाइना और ये दक्षिण अफ्रीका। अंग्रेजी में चूंकि सबके नाम का पहला शब्द लिया गया, पहला अक्षर लिया गया है, तो फिर भारत की जगह इंडिया आप जब करते हैं तो BRICS, इस तरह से ब्रिक्स बनता है। मैंने बताया 2006 में गठन हुआ। दक्षिण अफ्रीका पहले नहीं था, ये 2010 में शामिल किया गया, और 2024 में ब्रिक्स का विस्तार काफ़ी किया गया है। अब इसमें मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है और संयुक्त अरब अमीरात भी है। अभी हाल में इंडोनेशिया को भी शामिल किया गया है। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देता है। इसका फोकस विकास, व्यापार और वैश्विक वित्तीय सुधारों पर है। जो ब्रिक्स है वो दोनों ही आर्थिक संगठन है, यानी G7 और ब्रिक्स, लेकिन एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि G7 पश्चिमी देशों का वर्चस्व कायम रखना चाहता है, जो पहले से ही है, और ब्रिक्स की कोशिश है कि उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है उनकी आवाज़ को सुना जाए, यानी एक वैकल्पिक और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश ब्रिक्स के जरिए हो रही है। इसमें लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अधिनायकवादी सत्ताएं भी हैं, जैसे चीन में 1 पार्टी रूल है, या फिर जब हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं तो वहाँ भी उस तरह से लोकतंत्र तो नहीं है। तो यानी दोनों तरह के देश हैं इसमें। हालांकि जो लोकतंत्र की बात है तो ये तो बड़ा साफ है कि बहुत से लोकतंत्रों में, अभी जो अमेरिका में हो रहा है, ये बहुत साफ है कि जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो मनमाफिक सत्ता कायम करने में सक्षम है, पैसा पानी की तरह बहाते हैं, और सोशल मीडिया पर उनकी पकड़ है। तो जो राजनीतिक विमर्श है, बहस है, उसके विषय और उसकी दिशा वो तय कर देते हैं। तो अब ज़रा इन दोनों संगठनों में जो शामिल देश हैं उनकी तुलना करके हम देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। एक तरफ ब्रिक्स है, दूसरी तरफ G7 के देश हैं। तो अगर हम केवल जनसंख्या की बात करें तो आप देखेंगे कि जनसंख्या ब्रिक्स देशों की 330 करोड़ है, और जो G7 है वहाँ पे 77 करोड़ है। यानी बहुत साफ है कि जो इस तरह से देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, और जो ब्रिक्स जो G7 में है, जो विकसित देश हैं, उनकी जनसंख्या कम है, स्वाभाविक है। अब आप अगर GDP की बात करें तो $30 ट्रिलियन कुल मिलाकर अगर ब्रिक्स के देशों की आप देखते हैं तो $30 ट्रिलियन है, और जो G7 है वो अभी ज़्यादा है, $48 ट्रिलियन है, जिसमें अमेरिका की अकेले 28 ट्रिलियन है, फिर जापान है 4.5 ट्रिलियन, जर्मनी 4.2। तो कुल मिला के अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा हिस्सा आपको दिखता है। लेकिन जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो हिस्सेदारी है वो लगभग अब लोग बराबर पहुंच गए। ब्रिक्स की 28 से 29% भागीदारी हो गई है, और जो G7 है वो 28.43% है, और कुल जो GDP है हमने आपको बताया वो $30 ट्रिलियन ब्रिक्स की बनती है। इस तरह से ये एक आपको एक काफ़ी नज़दीक आते दिख रहे हैं। क्रय शक्ति क्षमता एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन देशों में जो क्रय शक्ति क्षमता है, जिससे तय होगा कि बाज़ार में कितना पैसा आ सकता है। तो ब्रिक्स 41% है और G7 29% है। इससे और कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। ये दरअसल जो एक बड़ा बाज़ार और बड़ी आबादी, उसका हमें यहाँ पर असर दिख रहा है। हालांकि ये एक घटता हुआ एक मसला है, यानी जो ब्रिक्स की तुलना में G7 की स्थिति थोड़ी कमज़ोर अब हो रही है।
जो ये रुझान है, यानी आप अगर ये बढ़ते देखें तो 1992 में जो 16.7% केवल था ब्रिक्स का, और वो फिर 37.4% तक पहुंचा है, और 2030 तक कहा जा रहा है कि 40% तक इसका एक तरह से पूरा विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी एक हिस्सेदारी हो जाएगी। तो कुल मिला के दोनों ही तरह के जो लोग हैं, उस दोनों तरह के जो संगठन हैं, उनमें एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि विश्व अर्थव्यवस्था में ज़्यादा भागीदारी कैसे और किसके पास रहे। अब G7 के पास काफ़ी और एक तरह से उसके पास जितनी दुनिया में IMF जैसे संस्थान हैं उस पर उसका काफ़ी प्रभुत्व है, लेकिन इधर ब्रिक्स भी तेज़ी से एक बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। G7 में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, जो जाहिर है उनको समृद्ध बताता है, और समृद्ध वो हैं। इस हिसाब से हम यानी जो ब्रिक्स के देश हैं वहाँ पर अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और इसलिए अब अपनी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग बढ़ रही है। अब ट्रम्प साहब को आप देख ही रहे हैं, इनको एक दिक्कत है, और दिक्कत यह है कि ब्रिक्स ने इधर कुछ ऐसी बात कही जो इन्हें पसंद नहीं आ रही। हम बताते हैं आपको, लेकिन पहले ये जानिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था। दुनिया दो खेमों में बट गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक आधार पर पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, उस दौर में काफ़ी टकराहट हुई, जो सैन्य टकराव तक बात पहुंचती थी, और वो शीत युद्ध कहलाया था। दुनिया दो स्पष्ट रूप से विभाजित दो खेमों में नजर आ रही थी। आज का टकराव एक नए किस्म का शीत युद्ध है, जिसमें आर्थिक और कूटनीतिक टकराव ज़्यादा है। G7 के पास, जैसा मैंने कहा, IMF, विश्व बैंक आदि पर नियंत्रण है, और ब्रिक्स इनका विकल्प तलाश रहा है। तो ऐसे में ब्रिक्स ने क्या कहा, अभी जो 2024 में रूस के कजान में वहाँ 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ ये कहा गया कि एक साझा मुद्रा और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बनाई जाए। साझा मुद्रा यानी एक ऐसी मुद्रा जो ब्रिक्स के देशों के बीच की एक, जिसपे सबकी सहमति हो और उसी से वो लेन देन करें, यानी डॉलर को हटाया जाए। अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ट्रंप महाशय को कितनी बुरी लगी है, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है उसने अपनी एक मुद्रा बना ली है यूरो, और डॉलर में फ़िलहाल दुनिया की सारी लेन देन, सारी खरीद फरोख्त या विश्व अर्थव्यवस्था डॉलर से ही रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन ये जो ख़तरा आया है कि रूस भी ख़ास तौर पर अगर है ब्रिक्स में, चाइना भी है, और दोनों मिलकर इस बात को कह रहे हैं कि हमें डॉलर नहीं, एक नई मुद्रा चाहिए जिससे हम अपना कारोबार कर सकें, तो ये ट्रम्प साहब को बहुत ही ये बात नागवार गुजरी है। और उन्होंने धमकी दे दी है सीधे कि अगर साझा मुद्रा आई या डॉलर का विकल्प तलाशा गया तो फिर ऐसे देशों को भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि ब्रिक्स का ऐसा कदम अमेरिका के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान माना जाएगा। अब मुश्किल है भारत के लिए, जो अमेरिका से भी रणनीतिक साझेदारी रखता है, तो वो इसको थोड़ा सा इसको लेकर वो अभी स्पष्ट राय नहीं रख पाता, बल्कि वो ये कह रहा है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण देश है, लेकिन वो डॉलर को चुनौती देने से बच रहा है। अब सवाल है कि क्या ये नया शीत युद्ध है? कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो है ही। रूस यूक्रेन युद्ध हो, चीन अमेरिकी तनाव हो, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो, ये सब पूरे इस मसले को जटिल बना रहे हैं। पुराने शीत युद्ध की तरह कोई सीधी लड़ाई होते हमें नहीं दिख रही है, लेकिन आर्थिक और तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई तो बहुत साफ है। और भारत जैसे देशों के लिए थोड़ी मुश्किल यह है कि वो ब्रिक्स में भी हैं और G7 में भी आमंत्रण चाहते हैं, बार बार वहाँ जाना चाहते हैं और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। संतुलन कब तक बना रहेगा कहा नहीं जा सकता। अभी G7 का कनाडा में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और तब और ये ब्रिक्स और इसकी तुलना हो रही है। अभी ये कहा गया है कि जो इस बार का G7 का सम्मेलन अभी कनाडा में होगा, तो वहाँ रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के मुद्दे, AI पर चर्चा होगी, और भारत भी वहाँ मौजूद रहेगा,
क्योंकि वो आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन और ऊर्जा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाता है। तो भारत एक अनोखी स्थिति में है जहां पर वो विशेष अतिथि G7 में है और ब्रिक्स का तो संस्थापक सदस्य है ही। तो कनाडा विवाद के बावजूद भारत को दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर पा रही है और इसीलिए कनाडा से ये निमंत्रण आया है। लेकिन ट्रंप साहब की जो धमकी है और साझा मुद्रा का जो के खिलाफ जो उनका दबाव है वो ज़रूर एक बड़ी चुनौती बनी है। तो फिलहाल भारत की स्थिति दोनों में है, लेकिन आप दुनिया को इस तरह से देख सकते हैं कि इस ग्लोब पर कब्जा करने की या इसकी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की एक लड़ाई हमें दिखती है। अब दो अलग अलग ध्रुव हैं एक तरह से, G7 और ब्रिक्स, वैश्विक शक्ति संतुलन के दो अलग ध्रुव हैं। G7 पश्चिमी वर्चस्व का प्रतीक है G7, तो ये जो ब्रिक्स है ये उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है या जो देश हैं उनकी आवाज़ बन रहा है। दोनों के बीच टकराहट, नया शीत युद्ध नहीं भी कहें तो आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध तो ज़रूर है। भारत इस जटिल खेल में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कहां तक कामयाब होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। मुद्रा का सवाल एक गंभीर मुद्दा है और ट्रंप के तौर तरीकों को देखते हुए ये मुद्दा कब बड़ा बन जाए कहा नहीं जा सकता। रूस और चीन की सम्मिलित ताकत काफ़ी बढ़ गई है और इसे अमेरिका महसूस कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दीजिए इजाज़त और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.